नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ मैं नेहा बाली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। मीनाक्षी, हर रोज की तरह एक बार फिर से वही बात हम दोहराएंगे कि कोरोना के केस का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। 1 और 11 में कोरोना की बढ़ती रफ्तार का पूरा अपडेट हम आपको देंगे। आपको हम राज्यों की भी पूरी डिटेल दिखाएंगे कि कैसे महाराष्ट्र और गुजरात चिंता की वजह बने हुए हैं। और साथ ही बुलेटिन में आपको मजदूरों का आक्रोश भी दिखाएंगे, क्योंकि जिनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है, दरअसल वो अब सड़क पर उतर आए हैं। दिखाएंगे कहां कहां मजदूर सड़क पर आक्रोश के साथ उतरे। मजदूर बेचैन हो रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे घर वापसी की बेसब्री में कहां पुलिस से मजदूरों की हाथापाई हुई है। साथ ही पूरी डिटेल होगी जिसमें रेलवे के उन मुसाफिरों का भी जिक्र होगा जिन्हें टिकट तो मिल गया है, लेकिन स्टेशन पहुंचने और वहां से घर जाने का इंतजाम नहीं मिल पा रहा है। कोरोना की घुसपैठ सत्ता के गलियारों तक हो गई है। रेल मंत्रालय को सील कर दिया गया है। आपको हम दिखाएंगे वहां की ग्राउंड रिपोर्ट भी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की 100 खबरों के साथ। देश भर में कोरोना के 78,000 से ज्यादा मामले, 49,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना से अब तक 2,500 से ज्यादा की मौत, 26,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 25,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या, अब तक 975 लोगों की मौत। गुजरात में 9,200 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 566 लोगों की मौत। दिल्ली में 7,900 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, 106 लोगों की जा चुकी है जान। गुना में प्रवासी मजदूरों के कंटेनर और बस की भिड़ंत, 8 की दर्दनाक मौत, 55 घायल, कंटेनर का ड्राइवर फरार। कंटेनर में सवार थे कई मजदूर परिवार, महाराष्ट्र से जा रहे थे यूपी। मुजफ्फरनगर पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों के साथ दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बस ने कुचला, 6 की मौके पर मौत। पंजाब से बिहार जा रहे थे मजदूर, हादसे में 12 घायल। मुजफ्फरनगर हादसे पर अखिलेश यादव का ट्वीट, वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती? इतना ऊपर भी उड़ना ठीक नहीं कि जमीन की सच्चाई की उपेक्षा हो जाए। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर को पहले घर से निकाला, वापस लौटने पर आरडब्ल्यूए के लोगों ने घर में किया बंद। दिल्ली के रेल भवन में कोरोना की एंट्री, एक कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद 2 दिन के लिए बंद किया गया भारतीय रेल का मुख्यालय। रेल भवन को सैनिटाइज करने के लिए टीम पहुंची, 4थी मंजिल पर काम करने वाला एक कर्मचारी मिला था कोरोना पॉजिटिव। अब तक कोरोना फ्री है यूपी का चंदौली जनपद, करीब 600 लोगों की रैंडम टेस्टिंग में सारे नेगेटिव। डीएमआरसी ने शुरू किया साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम, जल्द शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा, अभी तारीख तय नहीं। दिल्ली के नजदीक नोएडा में कोरोना के 6 नए मरीज, 236 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 3 मरीजों की मौत। सीआईएसएफ में कोरोना वायरस की घुसपैठ, कोलकाता से सामने आए 38 नए केस, एक जवान की जान ले चुका है वायरस। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 16 दुकानें सील, 2 दिन के लिए बाजार बंद। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज आए 700 विदेशी जमातियों पर शिकंजा, क्राइम ब्रांच ने जब्त किए पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज, 7 को लेकर होगी पूछताछ। मेरठ में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 14 मई को जिले में संपूर्ण लॉकडाउन। समस्तीपुर में मजदूरों को ले जा रही बस के साथ ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, 27 घायल। कानपुर में अहमदाबाद से लौट रहे मजदूरों का ट्रक हादसे का शिकार, 2 मजदूरों की मौत, 40 घायल। भटिंडा में सैकड़ों मजदूर स्टेशन पहुंचे लेकिन नहीं आई ट्रेन, मजदूरों ने कहा उनको ट्रेन आने का भरोसा देकर बुलाया गया था स्टेशन। कच्छ गांधीधाम में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, कांडला गांधीधाम हाईवे पर जाम, यूपी भेजने का इंतजाम करने की मांग। पन्ना में दिखी प्रवासी मजदूरों के दर्द की दास्तान, एक मां विकलांग बेटे को कपड़े की डोली में डालकर लाठी पर टांगकर सूरत से लाई। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, तलाशी अभियान के दौरान घिरे 3 से 4 आतंकवादी। कुलगाम के गांव में छुपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाई, सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। हाल ही में शुरू की गई एसी स्पेशल ट्रेन के रेलवे ने कुछ नियम बदले, अब वेटिंग टिकट भी मिलेगा। इंदौर में दिखी प्रवासी मजदूरों की सबसे दर्दनाक दास्तान, बैल की जगह गाड़ी खींचता दिखा तंगहाली का शिकार एक मजदूर। गांव जा रहे इस मजदूर को तंगहाली की वजह से एक बैल बेचना पड़ा, मजबूरी में खुद दूसरे बैल की जगह खींची गाड़ी। गुजरात के वलसाड में स्टेशन की तरफ चली मजदूरों की भीड़, गांव भेजने की मांग।
उन्नाव में कुछ पुलिसकर्मी क्वारंटीन, टोल नाके पर मारे गए मजदूरों का शव लेने आए घर वालों को निकला कोरोना, उन्हीं के संपर्क में आए थे पुलिसकर्मी। दानापुर में बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान को कोरोना, जवान की पत्नी और बच्चे समेत 21 लोग क्वारंटीन किए गए। राजस्थान मूल के लोगों को विशेष उड़ान से लाने की योजना, 500 लोगों को सऊदी अरब से लाकर जैसलमेर में किया जाएगा क्वारंटीन। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, 3,600 कारोबारियों को करीब 2,000 करोड़ का कर्ज। वित्त मंत्री आज फिर 4 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसानों के लिए पैकेज का ऐलान। कल के ऐलान में 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों को राहत, अगले 3 महीने तक सरकार करेगी कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से का भुगतान। 12 की जगह 10% देना होगा ईपीएफ का हिस्सा, कर्मचारी और कंपनीज दोनों को होगा फायदा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए बड़ा ऐलान, 45 लाख एमएसएमई इकाइयों को दिया जाएगा बिना गारंटी वाला लोन। संकट में फंसी 2 लाख उद्योगों को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ के फंड का ऐलान, 1 साल तक ईएमआई से मिलेगी राहत। ग्लोबल टेंडर नहीं माना जाएगा, 200 करोड़ तक का टेंडर, सिर्फ देसी कंपनियों को ही मिलेगा टेंडर भरने की इजाजत। कोरोना संकट के वक्त मुश्किल है ट्रेड फेयर का आयोजन, वित्त मंत्री का ऐलान, एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ने की तैयारी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देसी ब्रांड को मजबूत बनाने पर जोर, 45 दिन में होगा एमएसएमई के सरकारी बकाये का भुगतान। 1 करोड़ के निवेश या 5 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को सूक्ष्म उद्योग का दर्जा, 10 करोड़ के निवेश वाली यूनिट लघु उद्योग। रियल एस्टेट को मिली राहत, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मार्च से अगले 6 महीने तक का वक्त। रेलवे और हाईवे जैसे सरकारी कंस्ट्रक्शन में लगे ठेकेदारों को 6 महीने की राहत का ऐलान, पीपीपी में भी 6 महीने की छूट। बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए राहत का ऐलान, 90,000 करोड़ रुपए का फंड। कांग्रेस ने सरकार के आर्थिक पैकेज पर उठाए सवाल, कहा न गरीब के हाथ में एक फूटी कौड़ी है, न किसान के खाते में 1 रुपया। ममता बनर्जी ने सरकार के आर्थिक पैकेज को बताया बिग जीरो, कहा सिर्फ भाषण से नहीं चलेगा काम। पी चिदम्बरम ने कहा मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा राज्य सरकारों को, मजदूरों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। जूनागढ़ में श्रमिक ट्रेन रद्द होने पर भड़के मजदूर, डीएम दफ्तर पर इकट्ठा होकर लगाई घर वापसी की गुहार। बसों से रायबरेली पहुंचे मजदूरों को लेकर प्रशासन बेपरवाह, बस अड्डे पर नहीं दिखे स्क्रीनिंग और खाने पीने के इंतजाम, पैदल घर को निकले मजदूर। इंदौर में दिखी घर वापसी की जद्दोजहद की तस्वीर, बैल की जगह गाड़ी खींचता नजर आया एक मजदूर, वीडियो हो रहा है वायरल। बिहार के गोपालगंज में प्रवासी मजदूरों की वजह से बढ़ा संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 22 लोग बीमार। पश्चिमी चंपारण में 14 प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, गंडक नदी के पास सील किया गया बॉर्डर। औरंगाबाद पहुंचे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, जामा मस्जिद के क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मंदसौर में 3 साल की बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए रो पड़ी एक नर्स, 50 दिन से नहीं गई घर, क्वारंटीन सेंटर में है ड्यूटी। लुधियाना के ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन में कटौती का आरोप। झारखंड के रामगढ़ राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन, 200 कार्ड धारकों के राशन वितरण में घपले का आरोप। इंदौर में कोरोना संदिग्ध मरीज ने की खुदकुशी, एमटीएच अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर दी जान। आगरा की सेंट्रल जेल में कोरोना की घुसपैठ, 10 कैदियों में वायरस का संक्रमण। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कोरोना के डर का शिकार हुआ युवक, क्वारंटीन सेंटर में चोट लगने के बाद कोरोना योद्धाओं ने नहीं लगाया हाथ। प्रयागराज में दिखी महानगरी मुंबई की ऑटो, रोजी रोटी के संकट के बाद पलायन को मजबूर है सैकड़ों लोग। वाराणसी में सरकारी राशन किट को लेकर हंगामा, करीब 2 दर्जन लोगों ने डीएम दफ्तर का किया घेराव। सहरसा के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों को सिखाया जा रहा है योग, मनोरंजन का पूरा इंतजाम। देवरिया में डीएम ने प्रवासी मजदूर दंपत्ति को प्राइवेट कार से भिजवाया नोएडा, गुजरात से पकड़ी थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। गया एयरपोर्ट पहुंचा थाईलैंड का प्लेन, भारत में फंसे विदेशियों की होगी घर वापसी। फरीदाबाद के केसर किसानों को लॉकडाउन ने किया परेशान, 2 महीने से कर रहे हैं बाजार खुलने का इंतजार। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बदला मौसम का मिजाज, कानपुर में तपती गर्मी में राहत वाली बारिश की फुहार। बद्रीनाथ यात्रा का शुभारंभ, 15 मई को खुलेंगे कपाट। देश भर में सरकारी एजेंसीज ने किसानों से खरीदा 252 लाख टन गेहूं, पिछले साल इस समय हुई थी 298 लाख टन की खरीद। इंडसइंड बैंक में निवेश कर सकती है जापान की इंश्योरेंस कंपनी, दोनों कंपनीज के बीच जारी है बातचीत का दौर। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने कर्मचारियों को लाइफ टाइम के लिए दी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा, सामान्य कामकाजी दिन की तरह ही मिलेगा वेतन।
लॉकडाउन से रियल एस्टेट सेक्टर को भारी चपत, बिल्डर्स के 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट अटके। कोरोना वायरस की चपेट में होटल इंडस्ट्री, बड़े शहरों में 13 से 30% तक गिरी आमदनी। गो धार्मिक को मिला बॉलीवुड और खेल जगत का साथ, कोरोना संकट में 10 लाख लोगों को राशन मुहैया कराने का मिशन। पॉपअप कैमरे और स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर से लैस पोको F2 प्रो फोन लॉन्च, यूरोपीय बाजार में शुरुआती कीमत 40,700 रुपए। फेसबुक से यूजर्स के डेटा की जानकारी लेने में भारत दूसरे नंबर पर, सरकार ने कंपनी को 2019 में 49,000 लीगल और इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजी। जनवरी मार्च तिमाही में ब्रिटेन की विकास दर 2% घटी, 2008 के फाइनेंशियल संकट के बाद सबसे बड़ी गिरावट। कोरोना ने दुनिया को किया बेहाल, अब तक 43,40,000 से ज्यादा लोग बीमार, करीब 2,93,000 लोगों की मौत। अमेरिका में सामने आए करीब 23,000 नए मामले, एक दिन में 1,630 कोरोना पीड़ितों की मौत। अमेरिका में है पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज, 14 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण, अब तक 83,000 से ज्यादा की मौत। न्यूयॉर्क में 8 साल के बच्चे ने जीती कोरोना से जंग, पड़ोसियों ने किया जोरदार स्वागत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉकडाउन में ढील, खोले गए रेस्टोरेंट, मॉल्स में भी कारोबार की इजाजत। अमेरिका में मिशिगन की कार फैक्ट्री में शुरू हुआ कामकाज, काम पर लौटे मजदूर। रूस में बढ़ता जा रहा है कोरोना का संक्रमण, 2,32,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण, 2,100 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव में कोरोना का संक्रमण, पीएम भी पाए गए थे पॉजिटिव। चीन के वुहान में एक बार फिर पूरी जनसंख्या का होगा कोरोना टेस्ट, 10 दिन के भीतर जांच पूरी करने का टारगेट। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का बड़ा खुलासा, कहा 2016 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नई महामारी को लेकर किया था आगाह। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में 30 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से होगा काम, कोरोना संकट को देखते हुए फैसला। WHO के बयान ने दुनिया को पहुंचाई राहत, महानिदेशक का दावा, जल्द तैयार हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन। इंग्लैंड में दवा पहुंचाने के लिए एक खास ड्रोन का इस्तेमाल, तय कर सकता है 1000 किलोमीटर की दूरी, उठा सकता है 100 किलो वजन। चीन के स्कूल में कोरोना संकट से निपटने के लिए खास इंतजाम, 5 स्टेप पर सैनिटाइज करने के बाद होती है छात्रों की एंट्री। बोलिविया में क्वारंटीन को लेकर बवाल, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत, रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल। रमजान के आखिरी हफ्ते में सऊदी अरब में लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना संकट में लोगों को भीड़ से बचाने के लिए सरकार का फैसला। नेपाल में भी बढ़ने लगे कोरोना के मामले, सामने आए 83 नए मरीज, अब तक 217 लोगों में संक्रमण। कोरोना संकट के दौरान जापान में शुरू हुआ वर्चुअल पार्टी का चलन, तय समय पर ऑनलाइन एक साथ जमा होकर जमकर करते हैं लोग मस्ती। पेरू में 20 जोकर और सड़क पर कला का प्रदर्शन करने वाले गिरफ्तार, लॉकडाउन नियमों को तोड़ने के आरोप में कार्रवाई। काबुल के एक अस्पताल पर आतंकवादियों का हमला, 2 नवजात बच्चों समेत 16 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में जारी आतंक का प्रहार, पूर्वी हिस्से में आत्मघाती धमाके में 24 लोगों की मौत। सबसे पहले कोरोना अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जिसकी रफ्तार अब धीमी नहीं पड़ती हुई दिखाई दे रही। कुल केस 78,000 के पार पहुंच गए हैं। ताजा आंकड़े आपके सामने। महाराष्ट्र के हालात लगातार खराब हो रहे हैं, गुजरात में भी हालात पटरी पर आकर नहीं दिख रहे हैं। 2,549 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 26,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। कोरोना से जंग में ये नई रणनीति है, बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। लेकिन ये राह आसान नहीं। एक तरफ लॉकडाउन में रियायत है तो दूसरी तरफ कोरोना तेजी से पांव भी पसार रहा है। ताजा आंकड़ों में चिंता बनी हुई है। देश में कोरोना के केस 78,000 को पार कर गया है। 26,000 से ज्यादा ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं, तो मौत का आंकड़ा भी 2,500 से ज्यादा हो गया। महाराष्ट्र और गुजरात में केस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या 26,000 को छूने वाली है। गुजरात में कोरोना केस 10,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, यहाँ भी आंकड़ा 10,000 पहुंचने वाला है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी मामलों का बढ़ना जारी है।
दिल्ली में रेल मंत्रालय में भी कोरोना ने दखल दे दी है। केस सामने आने के बाद रेल भवन को 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। रेल भवन की इसी बिल्डिंग में रेल मंत्रालय का पूरा कामकाज देखा जाता है। इस बिल्डिंग को 14 और 15 मई 2 दिनों के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद से ही ये फैसला लिया गया है। 2 दिनों के लिए पूरी तरह से बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। सिर्फ सफाई कर्मचारी वो अंदर जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं। केंद्र सरकार ने इकोनॉमी की खराब होती हालत को देखते हुए रियायत का दरवाजा खोला, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस ने जोखिम बढ़ाया है। ये वक्त संभल कर और सावधानी से आगे बढ़ने का है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज भी वो मीडिया से मुखातिब होंगी। कल उन्होंने लॉकडाउन की मुश्किलों से निजात दिलाने वाले पैकेज की घोषणा की। कल 6 लाख की पहली किश्त का पूरा ब्यौरा वित्त मंत्री ने सामने रखा। 6 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज दिए गए। एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ तो बिजली वितरण करने वाली कंपनीज के लिए 90,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया। कर्मचारियों और छोटी कंपनीज के लिए 2500 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। आज शाम 4 बजे फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आज कृषि क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं हो सकती हैं। कृषि क्षेत्र के साथ सप्लाई चेन को मजबूती देने वाले सेक्टर के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान मुमकिन है। अगर एमएसएमई के लिए हम धीरे धीरे जुलाई बजट में भी घोषणा किए, उसके बाद पार्शियल गारंटी का अनाउंसमेंट भी हुआ। फरवरी के बजट में भी एमएसएमई के लिए बहुत सारे कदम हमने उठाए और अभी कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रेस्ड हो, एनपीए हो, सस्टेनेबल और वायबल यूनिट्स हो, उन सब के लिए अलग अलग हिस्से पर एमएसएमई के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं। দেখুন প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছিলেন 20 লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ করা হচ্ছে, আমরা একটা আশান্বিত হয়েছিলাম হয়তোবা এফআরবিএমটা বাড়বে 3% থেকে 5%। আমরা ভেবেছিলাম জিডিপিটা অ্যাটলিস্ট 6% হবে মিনিমাম 10 লক্ষ কোটি টাকার। আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের ডিভোলিউশনে যে টাকাটা পাচ্ছি না সে টাকাটা পারবে। আমরা ভেবেছিলাম মনিটরিয়ামে আমাদের একটু হেল্প করা হবে। কিছু তো হলোই না, উপরন্তু ভাওতার পর ভাওতা। এটা কি देश के भावे भावता देर माने की? ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सबका एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी। छोटा उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो आज संकट में है, उनकी मदद भी हमें करनी चाहिए। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? हमें पहले किन की मदद करनी है? जिसके पास 100 लोग काम कर रहे हैं वो आर्थिक तंगी में, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो 100 लोग जिनकी छटनी हो चुकी है, जो बेरोजगार हैं, बेघर हैं, भूखे हैं, तड़प रहे हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है, उनकी चिंता हम नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ हम सही रास्ते पर नहीं आ पाएंगे। बाकी आप फाइनेंशियल स्टिमुलस दें, लोन दें, पैकेज दें, बढ़िया बात है, लेकिन सबसे जरूरतमंद, सबसे गरीब, सबसे वंचित जो लोग हैं उन तक हमें पहुंचना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है वो दिल्ली में नहीं है, वो अलग अलग शहर में, कस्बों में, हॉस्पिटल में, राज्यों में हो रहा है। आमदनी खत्म हो चुकी है, इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों का स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग देनी चाहिए। फिलहाल इतने बड़े पैकेज में से स्टेट्स को क्या मिलेगा इसकी घोषणा भी की नहीं है। इससे पहले 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को लेकर कल वित्त मंत्री ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें छोटे, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को 3 लाख करोड़ समेत अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 6 लाख करोड़ के सुपर डोज का ऐलान किया। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को सरकार कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं मान रही। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है।
12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसकी बारीकी समझाने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आईं। एक के बाद एक घोषणाएं, सरकारी स्कीम और राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें सबसे ज्यादा जोर सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों में नई जान फूंकने का था। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऐसा लोन दिया जाएगा, जिसके लिए काउंटर गारंटी या कोई संपत्ति दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोन 25 करोड़ रुपए तक के होंगे और 45 लाख उद्यमियों को फायदा होगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC की राहत के 30,000 करोड़ का ऐलान हुआ और बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ की राहत घोषणा। PF, EPF के लिए 2500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके तहत 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों में 3 महीने तक EPF का भुगतान सरकार खुद करेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने MSME की परिभाषा तक बदल दी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उद्योगों और उनमें काम करने वालों को फायदा मिल सके। आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा MSME सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा और भारत निश्चित ही एक ग्लोबल ताकत के रूप में, इकोनॉमी के रूप में उभरेगा। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को सरकार कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं मान रही है, लेकिन विपक्ष अपना राजनीति धर्म, अपना कर्तव्य मानकर निभा रहा है, चाहे कांग्रेस हो या फिर ममता दीदी। आज के हालात ये है कि हमें लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो कंजम्पशन बेस्ड हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको ताकत देने के लिए लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा, नौकरियां छट गई हैं, मजदूरी किसी को मिल नहीं रही, किसान को पर्याप्त अपना वसूली नहीं कर पा रहा है फसल की, इस स्थिति में अधिकांश पैसा उन लोगों तक जाना चाहिए जो डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हम अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर नहीं ला। দেখুন, প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছিলেন 20 লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ করা হচ্ছে, আমরা একটা আশান্বিত হয়েছিলাম। কিছু তো হলোই না, উপরন্তু ভাওতার পর ভাওতা। এটা কি? দেশকে এভাবে ভাওতা দেওয়ার মানেটা কি? हालांकि निर्मला सीतारमण की जानकारी देने के बाद प्रधानमंत्री की ओर से ऐलान हुआ कि PM केयर्स फंड में से 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के लिए किया जाएगा और कोरोना से जंग के लिए कुल 3100 करोड़ रुपए PM केयर्स फंड से दिए जाएंगे। भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र वाला विशाल देश है, जहां सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाने का पूरा हक विपक्ष को है, लेकिन आशंका ये भी है कि कहीं कोरोना महामारी के खिलाफ जंग को राजनीति का वायरस कमजोर न कर दे। जयपुर से देव अंकुर वधावन और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब सवाल यह है कि क्या भारत लॉकडाउन में ढील देकर इससे बाहर निकलने की स्थिति में है? लॉकडाउन में सोच समझकर ढील देनी पड़ेगी। भारत इस पर काम कर रहा है। लॉकडाउन 4 का प्लान तैयार हो रहा है, लेकिन संक्रमण की स्थिति अभी ऐसी नहीं कि पूरा भारत बेफिक्र हो जाए। भारत में कोरोना के मामले 74,000 के पार चले गए हैं। पिछले 7 दिनों में 24,800 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसमें भी किसी भी दिन ऐसा नहीं था जब कोरोना के मामले 3,000 से कम रहे हों। इन 7 दिनों में हर रोज औसतन 3,500 नए मामले सामने आए। भारत में लॉकडाउन के 33वें दिन से 40वें दिन तक हर रोज 2022 नए केस जुड़ रहे थे। भारत में कोरोना के मामले 10,000 तक पहुंचने में करीब 75 दिन लगे। 10,000 से 20,000 पहुंचने में करीब 8 दिन, 20,000 से 30,000 पहुंचने में करीब 7 दिन, 30,000 से 40,000 में 5 दिन, 40,000 से 50,000 में 3 दिन, 50,000 से 60,000 पहुंचने में 3 दिन और 60,000 से 70,000 पहुंचने में सिर्फ 2 दिन लगे।
इसीलिए भारत में कोरोना के मामलों का चरम क्या होगा और कब तक होगा ये कहना मुश्किल है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ दिन पहले कहा था कि जून जुलाई में कोरोना अपने चरम पर होगा। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। नोट करने वाली बात यह है कि भारत के कुछ राज्यों में संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। देश में सामने आए करीब 74,000 मामलों में से 72.4% मामले महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और राजस्थान यानी सिर्फ 5 राज्यों से आए हैं। महाराष्ट्र में 24,000 से ज्यादा केस हैं। अगर दुनिया के दूसरे देशों की तुलना करें तो अकेले महाराष्ट्र के आंकड़े 27वें नंबर पर आएंगे। गुजरात में 8,900 से ज्यादा, तमिलनाडु में 8,700 से ज्यादा, दिल्ली में 7,600 से ज्यादा और राजस्थान में 4,100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यानी 74,000 में से 53,000 मामले सिर्फ 5 राज्यों से हैं। लगातार लॉकडाउन से भारत को ये उम्मीद थी कि सब कुछ 16 मई तक नियंत्रण में आ जाएगा। 23 अप्रैल को नीति आयोग ने यह अनुमान लगाया था, लेकिन समय के साथ वो प्रोजेक्शन धीरे धीरे ध्वस्त हो गया। जमीनी हकीकत एकदम अलग है। एक बड़ी चिंता की बात यह भी है कि भारत में हर रोज जो नए मामले सामने आ रहे हैं और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। यानी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और फिलहाल भारत का रिकवरी रेट 32.8% है। यानी जितने मरीज आ रहे हैं उनमें से करीब 33% लोग ठीक होकर जा रहे हैं। भारत के लिए राहत की बात यह भी है कि यहाँ की मृत्यु दर 3.25% है, जो कि दूसरे देशों से कम है। लेकिन अगर संक्रमण के मामले ज्यादा आएंगे तो मौतों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात की मृत्यु दर चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल की मृत्यु दर 9.5% से ज्यादा है और महाराष्ट्र और गुजरात की मृत्यु दर 6% से ज्यादा। देश भर में कोरोना के मामले 78,000 के पार, 49,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना से अब तक 2,500 से ज्यादा की मौत, 26,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 25,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या, अब तक 975 की मौत। गुजरात में 9,200 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 566 की मौत। दिल्ली में 7,900 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, 106 लोगों की जा चुकी है जान। गुना में प्रवासी मजदूरों के कंटेनर और बस की भिड़ंत, 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 55 घायल, कंटेनर का ड्राइवर फरार। कंटेनर में सवार थे कई मजदूर परिवार, महाराष्ट्र से जा रहे थे यूपी। मुजफ्फरनगर में भी पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों के साथ दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बस ने कुचला, 6 की मौके पर मौत। पंजाब से बिहार जा रहे थे मजदूर, हादसे में 12 लोग घायल। समस्तीपुर में मजदूरों को लेकर जा रही बस के साथ ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, 27 घायल। मुजफ्फरनगर हादसे पर अखिलेश यादव का ट्वीट, वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती? इतना ऊपर भी उड़ना ठीक नहीं कि जमीन की सच्चाई की उपेक्षा हो जाए। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद बढ़ा संक्रमण का आंकड़ा, एक दिन में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली के रेल भवन में कोरोना की एंट्री, एक कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि के बाद 2 दिन के लिए बंद किया गया भारतीय रेल मुख्यालय। रेल भवन को सैनिटाइज करने के लिए टीम पहुंची, 4थी मंजिल पर काम करने वाले एक कर्मचारी में मिला था संक्रमण। अब तक कोरोना फ्री है यूपी का चंदौली जनपद, करीब 600 लोगों की रैंडम टेस्टिंग में सारे टेस्ट नेगेटिव। डीएमआरसी ने शुरू किया साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम, जल्द शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। कानपुर में अहमदाबाद से लौट रहे मजदूरों का ट्रक हादसे का शिकार, 2 मजदूरों की मौत, 40 घायल। बठिंडा में सैकड़ों मजदूर स्टेशन पहुंचे लेकिन नहीं आई ट्रेन, मजदूरों ने कहा उनको ट्रेन आने का भरोसा देकर बुलाया गया था स्टेशन। गुजरात के वलसाड में स्टेशन की तरफ चली मजदूरों की भीड़, गांव भेजने की मांग। मेरठ में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 14 मई को जिले में संपूर्ण लॉकडाउन।
आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री करेंगी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों को लेकर राहत दिए जाने के आसार। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वित्त मंत्री। कल एमएसएमई को मिली थी सौगात। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के साथ की मुठभेड़। तलाशी अभियान के दौरान घिरे 3 से 4 आतंकवादी। कुलगाम के एक गांव में छुपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाईं। सुरक्षा बलों ने भी की जवाबी फायरिंग। राजस्थान मूल के लोगों को विशेष उड़ानों के जरिए लाने की योजना। 500 लोगों को सऊदी अरब से लाकर जैसलमेर में किया जाएगा क्वारंटीन। राष्ट्रीय देश भर के मजदूरों की तस्वीरें हम रोजाना दिखाते हैं। इनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलने के बावजूद हजारों मजदूर अब भी जहां तहां फंसे हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में आपको बताएं कि मजदूरों का सब्र जवाब देने लगा है। नतीजतन कई जगहों से हंगामे और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। लॉकडाउन की मुश्किलों ने इन प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध ऐसा तोड़ा कि अब ये सीधे सड़क पर उतर आए हैं। गुजरात के वलसाड़ में प्रवासी मजदूरों का आक्रोश फूटा। वलसाड़ के उमरगांव से आई ये तस्वीरें सबूत है कि प्रवासी मजदूर आपा खोने लगे हैं। उनका धैर्य जवाब देने लगा है। उनकी जुबान से नाराजगी बरसने लगी है। वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे की धज्जियां उड़ाने से भी नहीं चूक रहे। अब मुंबई के नागपाड़ा की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर बेलासिस रोड पर जमा हुए। उनके गुस्से ने सीमा तोड़ी तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। अपनी मिट्टी, अपने घर लौटने की तड़प हंगामा और भगदड़ में तब्दील हो गई। अगली तस्वीर गुजरात के कच्छ की है। घर वापसी पर अड़े प्रवासी मजदूरों ने कांडला गांधीधाम हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया। न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि पुलिस पर पथराव भी किया। जम्मू के कठुआ में भी प्रवासी मजदूर सड़क पर उतर आए। कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर अब इंतजार करने को तैयार नहीं। हर हाल में ये घर लौट जाना चाहते हैं। पुलिस अधिकारी ने इन्हें मुश्किल से समझाया। जिन लोगों को ट्रेन में जाना है उन लोगों ने अपना नाम लिखवाया हुआ है ना। अकॉर्डिंगली हम वो लिस्ट बनाएंगे और आप लोगों को भेजेंगे। ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा कंफर्ट रहेगा। आप अपने अपने जिलों में आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहाँ व्यवस्था होगी, आपको कोई रोकेगा नहीं, तंग नहीं करेगा। यूपी के सहारनपुर में भी सड़क पर बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों की नाराजगी दिखी। दरअसल सभी मजदूर हरियाणा से चलकर सरसावा इलाके में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर जमा हुए, लेकिन वापसी की कोई तैयारी नहीं दिखी तो नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नीतीश कुमार को ये कहना चाहेंगे सर, हम उनके वजह से नहीं, हमारे वजह से वो है। हम उनको रखे, हमारे को वो नहीं रखे। हम जिसको चाहे बना सकते हैं। परेशान मजदूरों की एक और तस्वीर नजर आई पंजाब के बठिंडा में, जहां सैकड़ों मजदूर अपने अपने राज्यों की ओर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हालांकि वापसी की कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन न जाने किसने अफवाह फैला दी कि ट्रेन रवाना होने वाली है। बठिंडा से किरणजीत रोमाना, सहारनपुर से अनिल भारद्वाज और कच्छ से गिरीश जोशी के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो देश भर के तमाम शहरों से लगातार हम आपको मजदूरों की घर वापसी की जद्दोजहद की तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात से हजारों प्रवासी मजदूर रोजाना पलायन कर रहे हैं। अहमदाबाद के एलजी हाईवे पर रोजाना सैकड़ों मजदूर घर वापसी की उम्मीद में इकट्ठा होते हैं। कुछ को आगे का रास्ता मिलता है तो कुछ मायूसी हाथ लेकर लौट जाते हैं। लॉकडाउन के बीच गांव जाने की उम्मीद के साथ हर रोज अहमदाबाद के एसडी हाईवे पे ये लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं
बड़ी तादाद में यहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं। दरअसल सरकार ये कह रही कि अब तक 3.5 लाख मजदूरों को वो अपने अपने गाँव भेज चुकी है, लेकिन जो मजदूर है, क्योंकि गुजरात के अंदर अलग अलग राज्यों से आने वाले मजदूरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे रोजगार के लिए ये लोग आते हैं। 40 लाख मजदूर है जो यहाँ पे खास करके रोजगार के लिए यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मजदूर है वो इसी उम्मीद में यहाँ पे आते हैं कि उनको आज बस मिलेगी, वो रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे और अपने घर पहुँचेंगे। हालत इतनी बुरी है कि घर में खाने के लिए निवाला भी नहीं है और ये लोग इसी तरीके से हर रोज सुबह निकलते हैं और शाम तक यहाँ पे बैठे रहते हैं। जब बस नहीं आती है तो निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। गांव जाने की जरूरत क्यों लगती है आपको? गांव जाने के लिए मैडम हमको खाने का यहाँ पे व्यवस्था नहीं कर रही है। आज 10 दिन से चक्कर मार रहे हैं। पुलिस बोलती है यहाँ पे बस लगी कि कोई सुनवाई हम लोग को गरीबों का होता नहीं है। यहाँ से क्या है, घाटलोरिया जाओ तो घाटलोरिया से सिल्वर स्टार जाओ, सिल्वर स्टार से पुलिस डंडे मार के बोलती है शाम तक बैठा है, उसके बाद बोलती है भाई ये बस नहीं आएगी, चले जाओ। घर पे खाने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है, न राशन आटा है, न चावल है, कुछ भी तेल भी राशन, कोई राशन नहीं है। दुकान पे नहीं खुले, हम लोग खाने के लिए एकदम 1-2 दिन तो वैसे ही सोना पड़ता है। 4-5 दिन से ये लोग कह रहे हैं कि वो भूखे और इसी तरीके से यहाँ पे आते रहते हैं। इसी उम्मीद में आते हैं कि उनको बस मिल जाएगी और बस मिलेगी तो वो अपने अपने गाँव चले जाएंगे और वहाँ पे कम से कम उनको 2 वक्त का खाना जरूर मिलेगा। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। दरअसल मीनाक्षी, ये हालात इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मजदूरों की जान पर बनाई है। खुद के दम पर घर पहुंचने की कोशिश में हजारों मजदूर मौत के मुंह में समा रहे हैं। और ऐसी तमाम घटनाएं भी हमने आपको दिखाई। भूख, प्यास, कमजोरी की वजह से मजदूरों की मौत हो रही है। वहीं कई मजदूर सड़क हादसों का शिकार भी बन रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर पैदल निकले इन लोगों को ये तो पता था कि मंजिल मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन बीच रास्ते में सफर का ऐसा दर्दनाक अंत होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। मध्य प्रदेश के गुना में कल आधी रात को हुए भीषण हादसे में घर पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासी मजदूर दुनिया से ही दूर हो गए। महाराष्ट्र से कंटेनर में सवार होकर कई मजदूर परिवार उत्तर प्रदेश में अपने घरों के लिए निकले थे। गुना के नजदीक कंटेनर की एक बस से जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 55 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं। आवाज आराम से आवाज हुई और हम लोग को सब कुछ मतलब 10 मिनट तक हम लोग को समझ में नहीं आया, हम लोग को दिमाग काम नहीं कर रहा था। बाद में देखा तो सब कोई इधर उधर पड़ा है। बाद में एम्बुलेंस को सब पब्लिक वहाँ थी जो उन्होंने फोन किया, सब बुलाया एम्बुलेंस को। लॉकडाउन ने यूपी में भी 6 मजदूरों की जान ले ली। मुजफ्फरनगर में पैदल चल रहे मजदूरों को तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया। ये सभी मजदूर पंजाब से चलकर बिहार में अपने घरों के सफर पर निकले थे, लेकिन ये सफर अधूरा ही रह गया। मजदूर थे वो बेचारे पैदल आ रहे थे। आते में वो बता रहे कि उनके बच्चे थे, 3 बच्चे रहेगा साथ के, उनके साथ में 11 लोग बता रहे। वो मजदूरों को घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए 550 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। इसके बावजूद देश भर में सड़कों पर पैदल भटकते मजदूरों की तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि इंतजाम अभी भी नाकाफी हैं। गुना से विकास कुमार और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, देखिए श्रमिक ट्रेनें भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका क्या जो कि इस पॉइंट पर पहुंचे ही नहीं है। वो मजदूर भी हैं जो श्रमिक ट्रेनों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो यात्री हैं जो स्पेशल ट्रेनों से सफर करने के बाद भी धक्के खाने को मजबूर हैं। ट्रेन के जरिए लोग एक शहर से दूसरे शहर तो पहुंचे हैं, लेकिन अब उससे आगे का रास्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा क्योंकि स्टेशन से अपने घरों तक पहुंचने के साधन उपलब्ध नहीं है। जब आपने इतना किया है, रेलवे वगैरह इसका किया है, तो थोड़ा यहाँ भी देखना चाहिए कि अब यहाँ से मतलब कैसे जाएंगे ये लोग। रिजर्वेशन मिलते वक्त सोचा नहीं था कि घर पहुंचने की खुशी यूं काफूर हो जाएगी और आखिरी चंद किलोमीटर की दूरी पहाड़ बन जाएगी। आम लोगों के लिए ट्रेन सेवा मंगलवार से शुरू कर दी गई थी, लेकिन लोग घरों से स्टेशन कैसे पहुंचेंगे और फिर स्टेशन से घरों तक कैसे जाएंगे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचना तो आसान हो गया है, लेकिन पहले रेलवे स्टेशन तक और फिर स्टेशन से घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है और सफर के लिए न टैक्सी है, न बस, न मेट्रो। यहाँ पे कोई जाने के लिए सुविधा नहीं है, नहीं ओला उबर कुछ बुक नहीं हो रहा है। फिर घर फोन किए हैं तो बाइक लेकर के जब तक पहुंचे तब जाएंगे ना।
सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि यात्रियों का ई टिकट ही उनका कर्फ्यू पास होगा, लेकिन तब तक ये नहीं बताया गया था कि जब स्टेशन से टैक्सी नहीं मिलेगी और परिवार या रिश्तेदार गाड़ी लेकर स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ये टिकट वाला कर्फ्यू पास दिखाएंगे किसे। अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचा ये परिवार उसी उधेड़ बुन में है। यहाँ से अलीगढ़ जाना है, लेकिन रिश्तेदारों ने जिस टैक्सी का इंतजाम करवाया था उसे दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर में घुसने ही नहीं दिया। अगर आपने ये व्यवस्था करी है तो ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली के हैं दिल्ली के ही लोग आएंगे, जो उसके आसपास के क्षेत्र के भी लोग हैं वो भी तो पहुंचना चाहेंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था करें। ये नहीं कि पर्सनल गाड़ियां बोल दी, एटलीस्ट कुछ टैक्सी जिनको नंबर दें जिससे कि कुछ वेट करें जो उनको पहुंचा सकें। सफर शुरू होने के तीसरे दिन भी हालात असमंजस वाले हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बसों का इंतजाम कर दिया गया है, लेकिन ये बसें भी लोगों को उनके घरों तक नहीं पहुंचाएंगी। शिवाजी स्टेडियम बस अड्डे से अब बसें जो है वो अलग अलग जगह पर लोगों को लेकर जा रही हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के वहां पर जा रही हैं। हम जिस बस में इस वक्त है वो साउथ दिल्ली जा रही है, एम्स और लाजपत नगर लोगों को ड्रॉप करते हुए। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सवाल अभी भी यही कि जब हम जहां पर भी ड्रॉप हो जाएंगे वहां से फिर घर कैसे जाएंगे। भाई साहब, आपको किधर तक जाना है? मेरे को फरीदाबाद जाना है। हाँ, तो आप इस बस से कहाँ तक जाएंगे? अभी इससे तो आश्रम तक जाऊंगा मैं। आश्रम से अभी देखूंगा वहाँ पे क्या है। कुछ बताया गया है वहाँ पे आश्रम पे क्या अरेंजमेंट? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ आश्रम तो कुछ नहीं बताया अभी तक। फिर आगे का क्या सोचा है? वहाँ पे जाके देखेंगे क्या करना है हमारे को। देश के सभी बड़े शहरों से राजधानी दिल्ली को रेल के जरिए दोबारा जोड़ दिया गया है, लेकिन करीब करीब सभी जगहों पर यात्रियों को स्टेशन तक और स्टेशन से घरों तक पहुंचने में मुश्किल आ रही है। हालांकि बेंगलुरु में हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। यहाँ स्टेशन के बाहर लगी बसें यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर, होटल या उनके घरों तक सीधे पहुंचा रही हैं। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। अफरा तफरी और यात्रियों की मुश्किलों को देखते हुए आज से नई दिल्ली स्टेशन के बाहर शटल बसें लगा दी गई हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि उसे दिल्ली बॉर्डर से बसें पार होने देने के लिए आदेश नहीं मिले हैं। एक रिपोर्ट देखिए अशोक सिंघल की। ट्रेनों से आए यात्रियों को अंबेडकर डिपो से उनके जहां उनको जाना है वहां पर पहुंचाया जा रहा है। डीटीसी ने व्यवस्था की। आज देख सकते हैं डीटीसी की बसें यहां लगी हुई हैं और यात्री जो अलग अलग जगह से आए हैं स्पेशल ट्रेनों के द्वारा यहां भारी तादाद में यात्री खड़े हुए हैं। उनके लिए डीटीसी ने व्यवस्था की है कि आज से उनको पहुंचाया जाएगा जहां पर उनको जाना है, क्योंकि कल ये शिकायतें आ रही थी, यात्रियों ने भी शिकायतें की थी कि वो ट्रेनों से आ तो जाते हैं लेकिन कोई भी उनके घर तक पहुंचने की सुविधा उनके पास नहीं है। ना तो टैक्सी चल रही है ना ऑटो चल रहे हैं। लेकिन इस समस्या को देखते हुए डीटीसी ने, सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जो भी यात्री स्पेशल ट्रेनों से आएंगे उनको उनके स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है। 40 से ज़्यादा यात्री बस में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा यात्रियों को बस लेके नहीं जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह से लोग आए हैं। यहाँ पर दिल्ली में आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम बड़ौदा से। बड़ौदा से दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। तो आपको जाना कहाँ है? हमको तिलक नगर। तो डीटीसी बस प्रोवाइड कर रही है आपको छुड़वाने के लिए? पहले ये दिक्कत थी, कल काफ़ी शिकायतें आई थी कि कोई व्यवस्था नहीं है, तो आज से डीटीसी ने व्यवस्था शुरू की है। आपको कहाँ जाना है? बरेली यूपी। कहाँ से आप? मैं मुंबई से। मुंबई से बरेली के रहने वाले हैं आप? तो कैसे जाएंगे बरेली? अब ये तो बता रहे हैं कि गाजियाबाद बॉर्डर पे छोड़ेंगे, यहाँ से उसके आगे देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि डीटीसी ने व्यवस्था की है। आप लोग कहाँ इनको छोड़ेंगे सब लोगों को जो आ रहे हैं बाहर से? डीसीपी ऑफिस से। नहीं, इनको कहाँ छोड़ेंगे सब लोगों को? ये सर ये तो जो ये यात्री आए हैं इनको अपनी अपनी जगह पे छोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। लाइनें यहाँ बनवाई गई हैं। लोगों को दूर दूर खड़ा किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। सरकार की कोशिशों के बावजूद तमाम प्रवासी मजदूर अपने घर पैदल जाने को मजबूर हैं। इनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। दूसरी तरफ रोजगार ठप हुआ तो लोगों की बदहाली देखिए। बैलगाड़ी लेकर निकले, एक बैल की जगह इंसान ही जुता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीर हमारी और आपकी संवेदना पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये तस्वीर हिंदुस्तान की महान विकास यात्रा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
किसने सोचा होगा कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में इंसान बैल के साथ गाड़ी में जुता हुआ दिखेगा। लेकिन कोरोना में घर वापसी में यह भी करना पड़ा। ये वीडियो महू से देवास जाने वाले रोड पर इंदौर बाईपास का है। ये परिवार मवेशियों की खरीद बिक्री का काम करता है। लॉकडाउन से महू में रोजी रोटी छिनी तो ये परिवार बैलगाड़ी से घर जाने के लिए निकल पड़ा। बैलगाड़ी में जोतने के लिए दूसरा बैल नहीं मिला तो गृहस्थी के सारे सामान के साथ परिवार वाले खुद ही थोड़ी थोड़ी दूर तक बैलगाड़ी खींचने लगे। तो पैदल चले जाते, बेल लेकर क्यों जा रहे हो? अब क्या करें, इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है, भाई को भी जाना पड़ता है। ये कौन है तुम्हारे साथ में लोग? ये भाई है और ये महिला? ये मेरी भाभी है। अच्छा, तो महू से आए हो, कहाँ जाना है तुमको? मैं जा रहा हूँ इधर गाँव खजौन में। कौन से गाँव में रहते हो? ये अपने पत्थर मुल्ला में। पत्थर मुल्ला में? तो यही निवास महू में है कि या पत्थर मुल्ला में ही तुम्हारा? गाँव में घूमने रहवासी इधर के पत्थर मुल्ले के ही है। तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे? तो बेल लेकर, बेल की जगह तुम खुद कंधा लगा कर जा रहे हो? बाबूजी बेल नहीं है तब क्या करें यार। कोरोना काल में रोजगार गया, खाने पीने का सामान गया, खर्च चलाने के लिए एक बैल बेचना पड़ा। ऐसे करते ये अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाएं तो भी सवाल खत्म नहीं होता कि बेबसी की जिंदगी को खुशहाली की मंजिल आखिर कब मिलेगी। अब ये तस्वीर देखिए। यह महिला अपने पेट में इस मुल्क के भविष्य को लेकर चल रही है। हजारों प्रवासी मजदूरों की तरह यह महिला भी महाराष्ट्र से अपने घर छत्तीसगढ़ जाने के लिए निकली। पुणे से बाहर वघोली फाटा में हजारों प्रवासी मजदूर प्राइवेट बस से अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए भी जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनमें से ये बदनसीब महिला है। यह महिला 9 महीने की गर्भवती है, यानी कभी भी मां बन सकती है, लेकिन जिंदगी तो सड़क पर खड़ी है। ना खुलेगा ऐसा बोल रहा है सर, इसलिए हमको रेंगना पड़ता है। रूम का भाड़ा दो, खाने खर्चे नहीं है, दुख पाते हैं इसलिए रेंगते हैं सर, ऐसा नहीं रेंगते हम। पूरा चल के जाएंगे क्या ऐसे हालत में? ना सर, गाड़ी का इंतजाम करेगा तो चल के जाएंगा, गाड़ी में नहीं होगा इंतजाम तो चलता जाएंगे। उनका कहना यही है कि उन्हें उनके गांव जाना है। अब उम्मीद उन्हें उनके गांव से है, चाहे उन्हें खेती करना पड़े तो खेती कर लेंगे, लेकिन दोबारा इस और आना नहीं है। कहीं दोबारा अगर कोरोना आ गया तो क्या करेंगे? यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक होने के आसार दिखाई नहीं देते। कमाई एक पाई रह नहीं गई और गरीब आदमी को भी पेट भरने के लिए रोटी तो चाहिए ही। ऐसे में हजारों लोग जगह जगह से निकल पड़े हैं। बस मजदूरों के गांव और जिले अलग होंगे, आप इनकी पीड़ा सुनिए, एक जैसी है। देना है, बस लोग काले के देगा। कोई लाइन लगाने का सुविधा, इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ, यही तो कर रहे हैं पुलिस वाले यहाँ के। क्या करें? रात से बैठे, अभी आ रहे हैं, उसको तुरंत बैठा रहे हैं और हम कल शाम के बैठे इधर, रात में 11 बजे से बैठे। ये जो बस आया था इस तरीके से चढ़, हाँ, हम लोग रात से ही इधर है, कितने बसें आई ऐसे ही चढ़ कर सब भाग रहे हैं। सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, लेकिन ये आवाज शायद इन गरीबों तक नहीं पहुंची है। काम धंधा बंद होने से इनके पास पैसे नहीं है और लॉकडाउन कब खत्म होगा ये भी साफ नहीं। तो ऐसे में लोगों को जहां से मौका मिला वहां से निकल पड़े। यूपी जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से निकले हैं? पुणे से आ रहे हैं। पुणे से आ रहे हैं? अच्छा, आप लोग भी सब पुणे से आ रहे हैं? हाँ, सब लोग पुणे से ही आ रहे हैं। हाँ, यूपी जा रहे हैं। कहाँ अभी यूपी और कितना दूर लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, 3 दिन लग जाएगा। अभी महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर से करीब 15 मिनट दूर धुले में महाराष्ट्र में, जहां लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर जो निकले हुए हैं अलग अलग जगहों से महाराष्ट्र के, इस वक्त प्राइवेट ट्रकों और टेम्पो में लद के बिना किसी रोक टोक के स्टेट्स में क्रॉस कर रहे हैं। मंजिल का पता नहीं,
ट्रकों पर चढ़ गए लोगों को दूसरे राज्य की सीमा में घुसने दिया जाएगा या नहीं, ये भी पता नहीं। बस पता है तो ये कि कोरोना से उनको अकेले ही लड़ना पड़ रहा है। कहीं सिर पर सामान लदा है, कहीं गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने कोमल पैरों से उस सफर पर निकले हैं जहां जाने में बड़े बड़े दहल जाएं। कहीं साइकिल पर बच्चे तो कहीं घर वाले। इस बेहाली को क्या नाम दें? लेकिन आपने सोचा नहीं कि 3 बच्चों को लेके इतनी तपती गर्मी में आप कैसे चलेंगे आगे? क्या करें, हमारा ये यहाँ भूखा थोड़ा रहेंगे। अपना देखा देखी में सारे निकल गए, पैदल निकल गए। हाँ, सारा कोई पहुंचा गांव अभी तक? हाँ सर, पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे? मतलब जैसे जैसे अपना जा रहे हैं, गाड़ी पैदल जा रहे हैं, कोई उठा लिया बस ट्रक वाले। हर सड़क, हर हाईवे, हर गांव, हर शहर की कहानी यही है मजदूरों की। खाने के लिए पैसा नहीं है, राशन मिलता नहीं है, सरकार से मदद मिली नहीं, न कोई ले जाने वाला है, इसलिए पैदल ही अपनी मंजिल की ओर, अपने गांव की ओर निकल गए। कहने को ट्रेन चल पड़ी है, लेकिन रोज अगर सैकड़ों मजदूरों को मकाम तक पहुंचाया भी जाए तो इससे क्या होगा? प्रवासी मजदूरों की संख्या तो 13 करोड़ के पार है। ऐसे में सब कैसे पहुंचेंगे अपने घर? ब्यावर से आशुतोष और तनुश्री पांडे के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।